हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं प्लांट किंगडम वन शॉट में। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कंफ्यूजिंग हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो मैं ट्राई करूँगी आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं वो आज समझ में आ जाएँ। और इस चैप्टर को हम फटाफट से ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत ही कमाल कमाल के लेक्चर्स और बहुत कमाल की वीडियोज़ मिलेंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इशिता खुराना जिसका नाम है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारे फटाफट से मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो शुरू करते हैं फटाफट से क्लासिफिकेशन सिस्टम से। तो कैसे क्लासिफिकेशन हुई, कैसे अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई किया। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एक है आर्टिफिशियल सिस्टम, एक है नेचुरल सिस्टम और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो हम देखेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों के क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इसका बेसिस क्या था, मतलब कैसे क्लासिफाई किया गया था। तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, हैबिट है, कलर है, नंबर है, कैसे लीव्स हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया था। मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो थे ही और साथ में एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने इसका जो क्लासिफिकेशन है किया था। सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो हम बहुत इजीली सही तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्योंकि हम बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो स्पीशीज या फिर जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे उनको भी हमने अलग अलग कर दिया था। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था इस सिस्टम का कि इस सिस्टम में जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उनको और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। और ये हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेज हैं, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती हैं काफ़ी हद तक। तो इसलिए इस वजह से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम नहीं था और इसमें प्रॉपरली चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। सेकेंड सिस्टम जो आता है वो है आपका नेचुरल सिस्टम। अब देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि नेचुरल कौन सा था और आर्टिफिशियल कौन सा था। तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने क्या बात किया कि बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स पे और एक्सटर्नल अपीयरेंस पे, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, इन पे हमने मेनली एक क्लासिफिकेशन बेस किया है। दूसरा जो सिस्टम है नेचुरल सिस्टम का, वो जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर्ड बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। तो नेचुरल सिस्टम में हमने ये देखा था दोनों फीचर्स, एक्सटर्नल भी कैसा है, इंटरनल भी कैसा है। तो जैसे कि हमने कुछ इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री ये भी देखा था। तो क्वेश्चन में ना आपसे सीधा एक सवाल पूछेगा कि बताओ कौन से सिस्टम में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आप देखते हो। तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम। 4 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फिर आ जाते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा माना जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक, जब भी ये वर्ड कहीं पर आ जाता है तो इसका मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उस ऑर्गेनिज्म की क्या है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखी है कि उनकी क्या लीनिएज थी, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनकी एंसेस्ट्री क्या थी, वो भी हमने चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये चीज हम लोग आज सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं नए डेवलपमेंट जो टैक्सोनॉमी में आए हैं। तो नए डेवलपमेंट जो टैक्सोनॉमी में आए हैं उनमें से 3 हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। सबसे पहली होती है आपकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर हम बात करेंगे साइटो टैक्सोनॉमी, फिर हम बात करेंगे कीमो टैक्सोनॉमी। कभी भी आप ऐसे चैप्टर पढ़ते हो तो हमेशा याद करने का तरीका ये है कि आप दिमाग में हेडिंग्स ध्यान रखो, कि मतलब आप ध्यान रखो कि अभी आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो 3 तरीके से पढ़ा, आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है, फाइलोजेनेटिक क्या है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको तीनों हेडिंग्स याद है तो आपको याद आएगा कि अच्छा आर्टिफिशियल में मैंने ये पढ़ा, नेचुरल में ये, फाइलोजेनेटिक में ये। फिर नए टैक्सोनॉमी में 3 चीजें पढ़ी। क्या 3 चीजें पढ़ी? पहली पढ़ी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर पढ़ी साइटो टैक्सोनॉमी, फिर पढ़ी कीमो टैक्सोनॉमी। अब देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इनका। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नंबर पता चल रहा है, न्यूमेरिकल का मतलब क्या, नंबर है, कैरिड आउट बाय कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है, कंप्यूटर्स पे होती है। अब देखो क्या अलग चीज है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ना हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे देते हैं, एक कोड दे देते हैं,
और फिर हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि इस कैरेक्टर का ये कोड है, इस कैरेक्टर का ये कोड है, तो हम सारे कैरेक्टर्स को सबको कोड दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के थ्रू, कोडिंग के थ्रू हम सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम उसको उसकी टैक्सोनॉमी करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस। तो सब सारे कैरेक्टर्स को दे दिया और फिर उसके बाद सारा जो डेटा है कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर ने हमें सारा डेटा कंपेयर करके बता दिया। अब यहाँ पे भी ये चीज़ है कि यहाँ पे भी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, अब हमें नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम नंबरिंग करेंगे या कोडिंग करेंगे तो कंप्यूटर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा एक ही टाइम पे। तो ये इसका एक और फीचर है किसका, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। फिर आ जाते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। तो साइटो से क्या मतलब पता चल रहा है, साइटो से मतलब पता चलता है भाई सेल, है ना। साइटो से हमें साइटोलॉजिकल पता चलेगा, इस टर्म से हमें यही पता चलेगा। तो बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आ जाते हैं कीमो टैक्सोनॉमी की। तो कीमो टैक्सोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, कीमो से पता चल गया, केमिकल की बात कर रहे हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है प्लांट के, उसके ऊपर उससे हम क्या बताते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड टैक्सोनॉमी। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहली चीज़ से, जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी एल्गी। तो एल्गी कैसी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की कि एल्गी होती कैसी है, दिखने में कैसी है, क्या चीज़ है। तो एल्गी क्या है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, मोस्टली एक्वेटिक है, फ्रेशली मरीन है, फ्रेश या फिर मरीन वाटर में होती है। तो ये तो आपको सबको ऑलरेडी पता होगा कि एल्गी हमें पानी में दिखती है ज़्यादातर, और फ्रेश वाटर में भी दिखती है, मरीन में भी दिखती है, तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। ऑटोट्रॉफिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। थैलॉइड का मतलब होता है ऐसा कुछ जो डिस्टिंग्विश ना हो, मतलब जिसके पार्ट्स जो है वो अलग अलग से ना दिखे, एक जैसा हो। थैलॉइड का मतलब है कि उसके डिस्टिंक्ट हमें पार्ट्स ना दिख पाए, वो एक जैसा दिखे पूरा का पूरा, तो हम उसको बोल देते हैं थैलॉइड। सिंपल है, ऑब्वियसली अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सिंपल वाली चीज़ों से हम एडवांस की तरफ जाने वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स तक हम जाने वाले हैं। और क्या होता है, कुछ ऐसे होती हैं एल्गी जो एसोसिएशन में मिलती हैं। अगर आपको एल्गी फंगस के एसोसिएशन में मिल गई तो आप उसको नाम दे दोगे लाइकन। अगर आपको वो एल्गी एनिमल्स के एसोसिएशन में मिल गई, जैसे कि स्लॉथ बियर, तो ऐसा भी एक कंडीशन हो सकती है जब आपको एल्गी जो है वो एक एनिमल के रिलेशनशिप के साथ मिल जाए, एनिमल के साथ एसोसिएट होती हुई मिल जाए। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई एल्गी की साइज़ कैसा है, उसकी फॉर्म कैसी है, वो अकेली रहती है या ग्रुप में रहती है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कॉलोनीज़ में रहती हैं, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है कि कॉलोनियल एल्गी का नाम क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वॉल्वॉक्स है। देखो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं याद करने वाले, रटने वाले, ठीक है। इसमें मैं बोलूँगी कि हाँ ये रटना ज़रूरी है, और ये चीज़ें हैं जो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो एक दिन में आपको नहीं होगा आपसे याद, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हार मान लो और ये चैप्टर छोड़ दो। आई वुड रिकमेंड कि इस चैप्टर के लिए आप एनसीईआरटी पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने चलोगे ना तो जो सिर्फ एनसीईआरटी में आप उतना भी याद नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर के लिए, एनिमल किंगडम के लिए, आप प्लीज़ एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद करने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म। आपने बोला कि एक फॉर्म है कॉलोनियल जिसकी कॉलोनीज है, एक फॉर्म होती है जो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, वो है कौन सी, क्लेमाइडोमोनास, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा फिलामेंटस फॉर्म जिसकी फिलामेंट्स हैं, वो क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो तीन पहले तो आपको नाम ध्यान रखने, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स है, माइक्रोस्कोपिक क्लेमाइडोमोनास है, और फिलामेंटस आपका यूलोथ्रिक्स है। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसी एल्गी जो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडीज़ में एक बहुत बड़ा पार्ट वो प्ले करती हैं, या एक बहुत बड़ी एरिया में होती हैं और मरीन होती हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल है केल्प्स। तो अभी हमने 4 एल्गी के नाम याद किए हैं, वॉल्वॉक्स का नाम याद किया है, क्लेमाइडोमोनास का किया, यूलोथ्रिक्स का किया है, और केल्प्स का किया। तो 4 के नाम आप अभी के अभी याद कर लो मेरे साथ। फिर आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की, कि एल्गी से हमें क्या मिलता है, एल्गी से हमें क्या फ़ायदा है। हम ह्यूमंस हैं, हमें तो अपना फ़ायदा देखना है हर चीज़ से, तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एल्गी से मुझे भाई क्या फ़ायदा है, तो देखते हैं फटाफट से। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की आधी जो CO2 फिक्सेशन है वो हमारी एल्गी जी कराती हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर बॉडीज़ जो है वो अर्थ का ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही है, वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है, तो एल्गी भी पानी में है बहुत ज़्यादा, तो एल्गी भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, एल्गी भी बहुत फैली हुई होगी, और एल्गी जो है वो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन करवाती है। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि एल्गी पानी में है और पानी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, और मतलब ये किसके थ्रू करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स।
देखो अब ये भी ध्यान रखना है कि हमने फूड चेन पढ़ी, अभी हम इकोलॉजी में फूड चेन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि एल्गी जो है वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पे आती है जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसपे और एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स आके फीड करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। चलो ये भी हमारी फूड चेन भी हमारी मेंटेन हो रही है। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जैसे कि पोरफायरा, लामिनेरिया और सार्गैसम, ये क्या करती हैं, ये खाने की तरह भी यूज़ की जाती है, मतलब इन एल्गी को खाया भी जा सकता है। कौन सी? पोरफायरा, लामिनेरिया, सार्गैसम। इनके नाम अभी आपको बाद में भी याद हो जाएंगे, पहले आप सिर्फ एक बार सुन लो अच्छे से। अमंग 70 मरीन स्पीशीज यूज एज फूड, तो 70 मरीन स्पीशीज जो हम खाना के लिए यूज करते हैं उनमें से ये 3 भी आती हैं, उनमें ये 3 भी हैं। उसके बाद मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एल्गिन और कैराकीन। अब देखो एल्गी जो होती है, एक तो हमने क्या फीचर देख लिया, एक तो हमने देख लिया CO2 फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा फूड चेन में इंपॉर्टेंट है, तीसरा खाने के लिए इंपॉर्टेंट है, चौथा ऐसे कुछ अभी हम पढ़ेंगे 3 तरीके की एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो हम बोलते हैं कि जो ब्राउन और रेड एल्गी है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। तो हम कहीं पे भी हमें ऐसी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है जो वाटर को होल्ड करके रख पाए, तो हम इन एल्गी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया एल्जिन, ब्राउन एल्गी और कैरागीन, रेड एल्गी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब आ जाते हैं तीनों तरह की एल्गी पे, और ट्रस्ट मी, आप कोई भी साल का पेपर उठा लो नीट का, आपको एल्गी में से एक सवाल आएगा ही इनमें से। मतलब आप देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन आया होगा एल्गी में, जिसमें कंपैरिजन हुआ होगा कि रेड एल्गी में क्या है, ब्राउन एल्गी में क्या है, ग्रीन एल्गी में क्या है, आता ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्गी। तो ये जो मैं एक पेज पढ़ाने वाली हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हो सकता है नीट 2021 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए या उससे ज़्यादा का आ जाए, और फिर आप लोग मुझे पेपर में 1 मिली सेकेंड के लिए या उससे भी कम के लिए आपके दिमाग में मेरा नाम है कि आपने बोला था कि इसमें से आएगा और इसमें से आ गया। ये मैं तुम्हें रियल स्टेट बता रही हूँ। जब मैं भी नीट के एग्जाम में बैठी थी ना, तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने टीचर्स की याद आई थी वहाँ पेपर में कि अरे ये तो सर ने बोला था, ये तो मुझे आता है, और टिक कर दिया। ये वाली चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ। चलो, तो अब आ जाते हैं 3 तरीके की एल्गी थी, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, और इसको इसी ऑर्डर में याद करना, क्लोरोफाइसी, फीकोफाइसी और रोडोफाइसी, इसी ऑर्डर में आप याद करोगे। तो क्लोरोफाइसी कैसी है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है या फिलामेंटस होती है। तो जैसे हमने जो एग्जांपल्स अभी पढ़े थे, हमने जैसे वॉलवॉक्स का एग्जांपल पढ़ा था जो कॉलोनियल है, हमने क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल पढ़ा था जो यूनिसेलुलर है। तो ये दोनों की दोनों किसके अंदर आ रही हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी, और फिलामेंटस भी हो सकती है। और फिलामेंटस का हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स भी किसके अंदर आता है, ग्रीन एल्गी। तो तीनों तरीके के हमें फॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद ग्रीन एल्गी जो है तो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कौन सा, क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होता है। अभी हम ब्राउन में और रेड में हम कंपेयर भी करेंगे। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे हो सकते हैं, वो डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक, रेटिकुलर, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ग्रीन एल्गी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, और फिलामेंटस भी हो सकती है, हमने पढ़ लिया यूरोथ्रिक्स में। इनकी जो सेल वॉल है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोफिल A B पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये है कि जो इसकी सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो आप कहोगे जो इसकी अंदर वाली लेयर है सेल वॉल की, वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और बाहर एक कवरिंग आ जाती है पेक्टोज की। तो नॉर्मल जैसे सेल्यूलोज की होती है सेल वॉल वैसी है, उसके ऊपर बस एक पेक्टोज की कवरिंग आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आउटर लेयर पेक्टोज की कवरिंग होती है। फिर आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे कुछ और फीचर भी उसका होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी के अंदर स्टोरेज बॉडीज की तरह भी काम करती हैं, और उसको हम पायरिनॉइड्स भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन को कंटेन करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट कि सेल वॉल की क्या कवरिंग है, दूसरा पॉइंट कि क्लोरोप्लास्ट कौन सी टाइप ऑफ एल्गी में पायरिनॉइड्स बनाती है, और वो पायरिनॉइड्स क्या स्टोर करते हैं, तो प्रोटीन स्टोर करते हैं। फूड स्टोरेज ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें ना तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एन आइसो ऊ की बात भी करेंगे अभी हम लोग डिटेल में कि इसका क्या मतलब है। तो ये अभी आप सिर्फ टर्म्स ध्यान रख लो। हमने मिस तो नहीं कर दिया ना कुछ, शायद हमने मिस कर दिया है, हाँ ये हमने मिस कर दिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बार हम जनरल एल्गी में जाके देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब है फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि एल्गी को काट दिया बीच बीच में से और हर एक फ्रेगमेंट ने पूरी पूरी एल्गी बना ली, तो वो आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ गया। एसेक्सुअल में क्या हुआ, कुछ स्पोर्स निकले और वो स्पोर से हमारा क्या बन गया, एल्गी बन गई। तो जू स्पोर्स निकलते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन जब वो जर्मिनेट कर जाते हैं तो वो नए प्लांट बना देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमीट्स आपके फ्यूज कर जाते हैं और तब आपका कुछ बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स होता है। तो 3 तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनाइसोगैमी, ऊगैमी और आइसोगैमी। अब सुनना ध्यान से,
एन आइसो से क्या मतलब है, पहले आइसो सुनो, आइसो से क्या मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम होना, ठीक है, आइसो का मतलब है सिमिलर, एन आइसो का मतलब है जो सेम ना हो। तो आइसोगैमी का मतलब है कि जो गैमीट है वो सेम है, सेम साइज के हैं, ठीक है, और एन आइसोगैमी का मतलब है वो डिसिमिलर है साइज में, वो साइज में सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका ऊगैमी। ओगैमी का मतलब है जैसा हमारे अंदर होता है कि फीमेल जो है वो लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और मोटाइल मेल गैमीट आता है, तो ऊगैमस वाला सेम हमारे जैसा हो जाता है जो एडवांस होता है, ठीक है। तो आइसोगैमी मतलब कि गैमीट्स जो है वो सिमिलर इन साइज है और साथ में फ्लैजिलेटेड है। एन आइसोगैमी का मतलब कि साइज उनका सिमिलर नहीं है। ओगैमी का मतलब कि एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल है और एक मोटाइल मेल गैमीट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एन आइसोगैमी का एग्जाम्पल होता है क्लामाइडोमोनास, ठीक है। आइसोगैमी का एग्जाम्पल होता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, और ओगैमी का एग्जाम्पल है सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लामाइडोमोनास आ रहा है क्वेश्चन में या सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास आ रहा है, और अगर आपसे कभी सिर्फ क्लामाइडोमोनास पूछा जाए तो आपको आंसर एनाइसोगैमी ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लामाइडोमोनास के सिर्फ कुछ स्पीशीज हैं जो ओगैमी शो करती हैं, ज़्यादातर जो है वो एनाइसोगैमी ही शो करती है। तो कभी भी क्लामाइडोमोनास आता है आपको एनाइसोगैमी ही आंसर करना है, ठीक है। आइसोगैमी के एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। चलो अच्छा, 2 पॉइंट हमने और मिस किए, मैं अभी बता देती हूँ एक बार, ठीक है। चलो, तो ये रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होता है, ग्रीन एल्गी से फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोरांजियम होता है। जू स्पोरांजियम क्या है, वो स्ट्रक्चर है जो जू स्पोर बना रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों तरीके से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों तरीके से हो रहा है। कॉमन एल्गी के नाम क्या है, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये 3 तो नाम सुन ही लिए थे। स्पायरोगारा और कारा दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट ध्यान होने चाहिए, और अगर कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड है, प्रोटीन स्टोर कर रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और फूड स्टोरेज कैसे होती है वो ध्यान होना चाहिए। फिर आ जाते हैं फीकोफाइसी। तो फीकोफाइसी का मतलब है ब्राउन एल्गी, और कहाँ पे मोस्टली मिलते हैं, ये मरीन हैबिटेट्स में मिलते हैं। अब आ जाता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल कौन सी है, तो हमने यहाँ पढ़ा था क्लोरोफिल ए बी है ग्रीन में, क्लोरोफिल ए सी कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, ठीक है। तो आपसे यही सबसे पहले सवाल आएगा कि क्लोरोफिल ए और सी किस में है, कैरोटेनॉइड जैंथोफिल ये किस में है, आप बोलोगे ब्राउन एल्गी में, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ब्राउन एल्गी में कैसी फॉर्म होती है, किस तरीके की एल्गी होती है, तो अगर एल्गी सिंपल है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है तो उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। और अगर एक ब्रांच हम बोलते हैं और बहुत वाइड स्प्रेड एल्गी है तो वो हो जाता है, उसका एग्जाम्पल है केल्प्स, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने ही पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती कि मैं आपको बोल दूं कि भाई ये छोड़ दो या पढ़ो मत, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि डॉक्टर आपको ही बनना है ना। आपका सपना था बनना डॉक्टर, तो आप इतना तो कर ही सकते हो अपने सपने के लिए, है ना, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आ जाते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन की कुछ शेड्स तक होता है, डिपेंड करता है किस पे, कि जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन इसमें कितनी है, तो कलर जो है वो वेरी करेगा, ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड करेगा कि ऑलिव ग्रीन है या ब्राउन है इसका कलर। फिर आ जाते हैं फूड कैसे स्टोर होता है, तो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था ऑयल ड्रॉपलेट्स, हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, और उसका एक नाम भी दिया लैमिनेरिया और मैनेटॉल, ठीक है, लैमिनेरिया और मैनेटॉल। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका ये वाला कि क्या क्लोरोफिल है, फिर आ सकता है टाइप्स या फॉर्म्स पे आ सकता है, फिर आ सकता है आपका कि क्या कलर हो सकता है, क्यों होता है, फिर आ सकता है आपका फूड पे होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव सेल्स पे। तो वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, सेलुलोजिक हो सकते हैं, कवर्ड बाय एल्जिन, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं इसके, और वो एल्जिन से कवर्ड होते हैं। हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में पेक्टोज से कवर्ड है क्या, सेल वॉल। फिर आ जाते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में चीज़ें हैं, प्लास्टिड है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ठीक है। प्लांट बॉडी का इन्होंने कुछ डिस्टिंक्शन दी हुई है कि प्लांट बॉडी जो है वो इस तरीके से होती है, होल्ड फास्ट होता है उसमें स्टाइप होता है, उसमें फ्रॉन्ड होता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़, ये अभी आप छोड़ दो, मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है, कभी क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, उन्हें पता है, तुम्हें पता है ये बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जूस्पोर्स के थ्रू होता है, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो जूस्पोर्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड होते हैं, 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी आइसो एनाइसो और ओगैमी तीनों से होता है, ठीक है। गैमीट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अभी हमने वो जूस्पोर की बात की है जो एसेक्सुअल का था, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमीट्स जो होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं शेप में, बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम और फ्यूकस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। याद करने का तरीका क्या है कि आप एक वर्ड याद रख लो बस, फेल्ड्स, आप बस ध्यान रख लो फेल्ड्स,
ठीक है, तो आपको सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा याद? फ्यूकस आ जाएगा, एक्टोकार्पस आ जाएगा, फिर लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और सार्गैसम आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग रोडोफाइसी पे, जो कि है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी के अंदर रेड पिगमेंट नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो रेड पिगमेंट किसकी वजह से है? अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। मरीन होती है ये भी, ठीक है। पेनिट्रेट्स ग्रेट डेप्थ इन द ओशन, तो ये नीचे भी ओशन की काफ़ी डेप्थ तक भी हमें मिल जाती है रेड एल्गी। इसका रेड थैलस होता है, रेड कलर की होगी। मल्टी सेलुलर होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो कभी कभी ना आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि कौन सी एल्गी है जिसका थैलस मल्टी सेलुलर है और उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रेड एल्गी है। तो कुछ चीज़ें ना इसमें मैं आपको कीवर्ड जो बता रही हूँ वो इतने इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपसे एग्जैक्ट लिखा होगा लाइन, आपको बस गेस करना है कि रेड है एल्गी या ग्रीन है या फिर ब्राउन है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। फूड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। हमने ब्राउन में पढ़ा लैमिनेरिन और हमने मैनिटोल पढ़ा था, यहाँ हम फ्लोरिडियन स्टार्च पढ़ रहे हैं। और ये आप ध्यान भी रख सकते हो, रेड एल्गी में डी आ रहा है तो यहाँ पे भी फ्लोरिडियन में डी आता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सेम एज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर है, या स्टेटमेंट आपको दे देंगे। फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। अब इसका रिप्रोडक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा पेपर में। पूछेंगे कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली जो रेड एल्गी है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रेड एल्गी में हमेशा नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और हमेशा नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल गैमीट्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको दिखती हैं कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आपको दिखते हैं कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एग्जाम्पल इसके हैं पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, ठीक है। और ग्रेसिलेरिया और जलीडियम। तो 2P2G यहाँ पे आपको याद रखने थे फेल्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा हमने बात की है वो हमने ग्रीन एल्गी की ही बात की है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम एक बार फटाफट से। तो डायग्राम में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। तो ये कॉलोनी हमने किस में पढ़ी थी? वॉल्वॉक्स में, तो ये वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है। फिर यूनिसेलुलर हमने किस में पढ़ा था? माइक्रोस्कोपिक क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है। फिर तीसरा जो एग्जाम्पल है ये आपका है कारा का, ये आपका कारा का एग्जाम्पल है। तो आपसे डायरेक्टली ये इमेज दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ किसका एग्जाम्पल है, तो आप आराम से बता दोगे कारा का ये एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? ब्राउन एल्गी के ऊपर। तो ब्राउन एल्गी में मैंने तब आपसे कहा था, मैं आपको भी डायग्राम से समझाऊंगी कि एक ब्राउन एल्गी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, एक होता है स्टाइप, एक होता है फ्रॉन्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट, ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्राउन एल्गी के। तो अगर आप तीनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहला ये होता है आपका लैमिनेरिया, ये होता है आपका लैमिनेरिया। फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है। और ये लास्ट में आपका होता है डिक्टियोटा। अब ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि डिक्टियोटा में बहुत सारी ब्रांचेज है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है डिक्टियोटा में। फ्यूकस में कुछ ऐसा बना हुआ है और इसके अंदर आपको एयर ब्लैडर दिख रहा है, फ्रॉन्ट दिख रहा है, मिडरिप दिख रही है, होल्ड फास्ट दिख रहा है। यहाँ पे फ्रॉन्ट टाइप ये नहीं पूछेंगे ज़्यादा आपसे, पर ये पूछ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, लेबल कर दो, तो ये आपके लिए आ सकता है। फिर आ जाते हैं हम लोग रेड एल्गी पे। तो रेड एल्गी में पोरफायरा तो ये है और पॉलीसाइफोनिया ये है, ठीक है। ध्यान रखने के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो कि पॉलीसाइफोनिया कितना बड़ा डिस्टिंक्ट नाम है, उसी तरीके से डिस्टिंक्ट प्लांट की तरह ही लगता है, इसका नाम है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे पोरफायरा ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीसाइफोनिया। इसके अंदर भी आपको फ्रॉन्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कभी अगर लेबलिंग में आ जाए तो ध्यान रखना है ये फ्रॉन्ट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एल्गी हम लोगों ने खत्म कर दिया। सो यहाँ पे एक और टेबल भी दी गई है जो एनसीईआरटी में भी है, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखने, देखो जैसे जो हमने पढ़ा था वही है, क्लोरोफिल का डिफरेंस, फिर कैसे फूड स्टोर होता है उसका डिफरेंस हमने देख लिया, सेल वॉल का हमने यहाँ पे देख लिया, फिर फ्लैजिला के नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 to 8 इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, क्योंकि ये टेक्स्ट में कहीं नहीं है, सिर्फ इस टेबल में ये आ सकता है। और इसमें इतना कुछ खास नहीं आ सकता, बस ध्यान रखना कि रेयर, जैसे इसके अंदर देखो फ्रेश वाटर में रेयर है, मोस्टली मरीन होता है मतलब ब्राउन एल्गी, और सॉल्ट वाटर में मोस्टली कौन सा होता है? रेड एल्गी होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पे, हो सकती है कि स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टार्च है, मैनिटोल, लैमिनारिन और फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ टेक्स्ट में थोड़ा सा शायद अलग लिखा हुआ है कि जो पायरिनॉइड्स होते हैं ना, जो पायरिनॉइड्स होते हैं इसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर, ये क्या करते हैं? ये स्टार्च
और प्रोटीन दोनों को स्टोर करते हैं। तो स्टार्च और प्रोटीन दोनों को स्टोर करते हैं, और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करती हैं फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे स्टार्च दिया हुआ है और वहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्च और प्रोटीन जो है वो पायरिनॉइड स्टोर कर रहे हैं और साथ में कुछ ऑयल ड्रॉपलेट से भी करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर लिया अपना एल्गी। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रायोफाइट से। तो ब्रायोफाइट्स में जो आपको मेन चीज़ एनसीईआरटी में आपको जो दिक्कत आ रही होगी या जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी वो होती है उसकी लाइफ साइकिल। तो वो मैं आपको ना बहुत बेसिक सा एक समझा दूंगी जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जनरल फीचर्स की बात करते हैं। तो मॉइस्ट यहाँ पे आपको दिखता है मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल में आपको मिलता है, डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलता है। तो इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि कहाँ मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइट्स हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सॉइल में रह तो सकते हैं लेकिन उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत है और वैसे वो सॉइल में रहते हैं, तो हम इनको बोल देते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इनकी जो बॉडी, अब देखो पहले हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म की तरफ जाते जा रहे हैं हम लोग एवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा एडवांस है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन एल्गी। अब जो ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं उसकी बॉडी ऑब्वियसली उससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगी, थैलस लाइक होगी, प्रोस्टेट और इरेक्ट होगी, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम होगी, ठीक है। और सबस्ट्रेटम मतलब किसी भी चीज़ से अटैच्ड है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे यह अटैच्ड रहती है। उसके बाद लैक्स लीफ एंड स्टेम बट हैव लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। हम बोलते हैं ब्रायोफाइट जो उसके अंदर लीफ और स्टेम तो नहीं है पर लीफ जैसे और स्टेम जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है इसके अंदर वो हेप्लॉइड होती है, यानी कि एन होती है इसकी। मेन जो प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड है। अगर आप प्लांट की बात करो तो हमें पता है मेन प्लांट बॉडी वहाँ पे हम बोलते हैं डिप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? हेप्लॉइड होती है, ठीक है। आर गैमेटोफाइट, और जो ये मेन प्लांट बॉडी होती है हेप्लॉइड वो गैमेटोफिटिक होती है। अभी हम पढ़ेंगे गैमेटोफिटिक क्या है। और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इस पर प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो अभी आगे आगे समझ आ जाएगी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गेमेटोफाइट या हेप्लॉइड बॉडी है उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथेरिडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंथेरिडियम जो है वो रिलीज करते हैं एंथेरोजॉइड्स जो कि बायोफ्लैजेलेटेड होते हैं, और आर्किगोनियम क्या है? फ्लास्क शेप्ड होता है और ये एग प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी देख लो तो बेसिक जो चीज़ जो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ रहे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, नाम बस फर्क है। जैसे एंथेरिडियम के एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे आर्चिगोनियम ने सिंगल एग प्रोड्यूस कर दिया। बात तो वही है, स्पर्म है और एग है, तो वही फ्यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे हमने कोई और नाम दे दिया उसको। अब आ जाते हैं एंथेरोजॉइड्स और आर्चिगोनियम से हुआ क्या। तो अभी हम पूरी एक बार लाइफ साइकिल पहले इसकी देखेंगे, फिर हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो देखो होता क्या है कि गैमेटोफाइट जो है हमारा, वो हमने बोला मेन प्लांट बॉडी। अब उसके पास क्या थे? सेक्स ऑर्गन से एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम थे। एंथेरिडियम ने एंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस किया, एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस किया। एंड्रोसाइट्स की जगह आप एंथेरोजॉइड्स भी यहाँ पे कर सकते हो, वो प्रोड्यूस किए। और आर्चिगोनियम ने एग प्रोड्यूस किया। अब दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब जाइगोट तो डिप्लॉइड है लेकिन मेन प्लांट बॉडी तो हेप्लॉइड थी। अब उस जाइगोट ने क्या बनाया? स्पोरोफाइट बनाया, ठीक है। जाइगोट ने क्या किया? एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने नाम दे दिया स्पोरोफाइट। अब वो स्पोरोफाइट फर्दर ऐसे कुछ डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब वो जो स्पोरोफाइट था उसने अपने आप का कुछ और स्ट्रक्चर बना लिया, स्पोरोफाइट नहीं, कुछ ऐसे वो मॉडिफाई हो गया कि उसमें एक फुट बन गया, एक सीटा बन गया, एक कैप्सूल बन गया, ठीक है। और कैप्सूल में क्या हुआ? अब देखो मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड थी, है ना, तो लेकिन यहाँ पे तो डिप्लॉइड बन गई है, तो मुझे डिप्लॉइड को हेप्लॉइड में तोड़ना पड़ेगा, मियोसिस करानी पड़ेगी। तो स्पोरोफाइट का एक रीजन होता है कैप्सूल। जैसे अब तुम्हें डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लो ये गेमेटोफाइट है, अब गेमेटोफाइट के ऊपर क्या हुआ? गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट क्यों बना होगा? अब सोचो, स्पोरोफाइट जो है वो इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना होगा, जाइगोट बना होगा तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बन गया, जो किसके ऊपर बन गया? गेमेटोफाइट पे ही बन गया, ठीक है। और गेमेटोफाइट जो है यहाँ पे वो मेन प्लांट बॉडी है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? गेमेटोफाइट पे कर रहा है। अब गेमेटोफाइट डिवाइड हो गया सीटा में, फुट में और कैप्सूल में, और इस कैप्सूल में क्या हुआ? इस कैप्सूल में कुछ स्पोर्स बने। अब देखो आगे देखो, कैप्सूल में क्या हुआ? स्पोर मदर सेल से स्पोर बने और वो स्पोर ने क्या बना दिया? फर्दर गैमेटोफाइट बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट रहा किस पे? ये डिपेंडेंट रहा आपके गेमेटोफाइट पे, और जो स्पोर निकले वो अलग अलग जगह गए और फिर उन्होंने क्या बना दिया? गेमेटोफाइट बना दिया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे, ठीक है, ब्रायोफाइट के केस में वो गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अब आप ये बोलोगे कि ये जो स्पोरोफाइट है ये इस पे कैसे डिपेंडेंट है, तो आप खुद सोचो कि जब जो फीमेल स्पोरोफाइट होगा वो तो एग बना रहा है, ठीक है, वो तो एग बना रहा है, उसके पास आ गए एंथेरोजॉइड्स, तो जिसने एग बनाया उसके पास एंथेरोजॉइड्स आ गए, वो
चेंज हो गया जाइगोट में। अब वो जाइगोट कहाँ जाएगा, वो जाइगोट तो वहीं रहेगा ना, किस पे रहेगा, गेमीटोफाइट पे। तो जो फीमेल गेमीटोफाइट है या फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर ही रहेगा और वहीं पे क्या बन जाएगा, उसका स्पोरोफाइट, और वहीं से स्पोर्स बन जाएंगे, वहीं से वो फर्दर आगे चला जाएगा नए गेमीटोफाइट बनाने के लिए। तो हम एक बात बोलते हैं कि जो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट है दैट इज पैरासाइट टू द फीमेल गेमीटोफाइट। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि जो भी फीमेल गेमीटोफाइट है यानी कि वो गेमीटोफाइट जो एग बना रही है, एक गेमीटोफाइट है जो एग बना रही है, एक गेमीटोफाइट है जो मेल एंथेरोजॉइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एंथेरोजॉइड्स तो आ गए किसके पास, फीमेल गेमीटोफाइट के पास, वहां पे जाइगोट बन गया। अब उस जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो वो बेचारा जाएगा कहाँ, उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है रहने की, तो वो डिपेंड हो जाता है गेमीटोफाइट पे, और गेमीटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट बन जाता है। और वो स्पोरोफाइट फर्दर क्या करता है, यहाँ पे कैप्सूल बना के स्पोर बना लेता है, और वो स्पोर अलग अलग जगह जाके फिर से क्या बना देते हैं, गेमीटोफाइट बना देते हैं। तो हम एक बात बोलते हैं कि फीमेल गेमीटोफाइट जो है या एम्ब्रियो जो स्पोरोफाइट है हमारा, वो पैरासाइट होता है फीमेल गेमीटोफाइट का। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम समझेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएंगी चीज़ें कि जाइगोट बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट एंथेरोजॉइड्स और आर्चीगोनियम ने मिलकर क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। और जो जाइगोट है वो एकदम से रिड्यूस नहीं हुआ, एकदम से उसने गैमीट नहीं बनाए, एक पहले वो स्पोरोफाइट बना और फिर स्पोरोफाइट में स्पोर बन गए, ये चीज़ हुई। तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोफाइट में, जो कि फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट को चिपका हुआ रहा, वहीं अटैच रहा, और फिर उसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बने और फिर उन्होंने गेमीटोफाइट को गिव राइज कर दिया। तो ये पूरा आपका यहाँ पे रहती है साइकिल, ठीक है, ये पूरी आपकी यहाँ पे साइकिल रहती है, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, वो हम बात में आएंगे। बेसिकली जो दो ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे दो, मतलब जो ब्रायोफाइट्स हैं वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका लिवरवॉर्ट्स और एक होता है आपका मॉसिस। तो दो पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवॉर्ट्स की। तो लिवरवॉर्ट्स कहाँ पे होते हैं, हम ध्यान रखने वाली बात है कि मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स में रहते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्श ग्राउंड, डैम, सॉइल, बैंक ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे कि लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल क्या, लिवरवॉर्ट्स पहले किसका पार्ट है, ब्रायोफाइट का, उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मर्शैंटिया है, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब देखो तुम डायग्राम देखो तो जो भी सबस्ट्रेट है उस पर ऐसे चिपका हुआ रहता है। अब ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं मर्शैंटिया का देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हो कि जैसे मेल वाले ने क्या किया, स्पोर निकाले होंगे, स्पोर यहाँ गए, ठीक है, स्पोर यहाँ गए, यहाँ पे स्पोरोफाइट बना, यहाँ पे फिर कुछ एक स्ट्रक्चर बना जिससे और स्पोर बने और वो गेमीटोफाइट बनाते गए। तो ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे जो आपकी मर्शैंटिया की बॉडी है वो क्या होती है, सप्रेस्ड होती है, मतलब सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई होती है और डॉर्सी वेंट्रली होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको ये पता करना है इसमें से कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो फीमेल्स ऐसे बोलते हैं ना कि फीमेल्स जो हैं वो वाइफ जब होती हैं तो बड़ी तंग करती हैं और परेशान कर देती है, तो खुद तो बड़ी खुश रहती है फीमेल, और मेल को बेचारे को बड़ा परेशान कर देती है। तो मजाक है, मजाक की तरह लेना, मुझे फेमिनिस्ट वाले कमेंट मत करने लग जाना नीचे। तो ये मजाक की तरह है और ऐसे ही याद कर सकते हो कि देखो ये तो खुद तो बड़ी खुश है और इसको बेचारे को इसने तंग कर दिया, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मर्शैंटिया जो है वो फीमेल थैलस कौन सा है और मेल थैलस कौन सा है, ये हमने देख लिया, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। चलो ये मर्शैंटिया भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर लीफी मेंबर्स कैसे होते हैं। तो हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन स्टेम ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो ये कुछ लाइंस है तो तुम्हें रटनी ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो इनके जो लीफी मेंबर्स होते हैं लिवरवॉर्ट्स के, उसके अंदर कुछ ऐसे अपेंडेजेस मिलते हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे होते हैं। तो ये लाइन एज इट इज़ याद कर लो, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी इसमें। फिर आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, फ्रेगमेंटेशन होगा, सबको पता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज जेमे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे बार बार पूछेंगे कि जेमे किस में मिलते हैं, लिवरवॉर्ट में मिलते हैं, मॉसिस में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि जेमे जो होते हैं वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स हैं। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मर्शैंटिया का डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जीमे कप्स दिख रहे हैं, जेमे कप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है देखो यहाँ पे भी जेमे कब दिख रहा है, अब देखते हैं ऊपर जाके। देखो जेमे क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं, पहले तो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहीं पे भी जर्मिनेट कर जाते हैं और नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कहीं कोई फ्यूजन होता ही नहीं है, एक चीज़ है वो बाहर निकली और कहीं पर भी जर्मिनेट हो गया, नया बन गया। तो जेमे वही काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेल सेक्स ऑर्गन था, फीमेल सेक्स ऑर्गन था, अलग अलग थैलस पे थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, फ्यूज करा, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना, फिर फुट सीटा कैप्सूल बना, फिर कैप्सूल में स्पोर बने, फिर वो जर्मिनेट करके फिर गैमीटोफाइट बन गए। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि गैमीटोफाइट का राज चल रहा है अभी तक। तो गैमीटोफाइट बड़ा ही अपने आप को बड़ा समझ रहा है, उसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंडेंट है और गैमीटोफाइट ही अपने आप को
दादा समझ के बैठा है यहाँ पे, और स्पोरोफाइट बेचारा उस पर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया आपका लिवरवॉर्ट्स भी खत्म। अब आ जाते हैं मॉसिस पे। तो मॉसिस की जो प्री डोमिनेंट स्टेज है वो कैसी है, गैमीटोफाइट है, उसकी भी गैमीटोफाइट है। और गैमीटोफाइट की भी 2 स्टेज है। हम बोलते हैं कि मॉसिस के जो गैमीटोफाइट है वो दो अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला है प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरा है लीफी स्टेज। तो प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है कि डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, तो स्पोर से डायरेक्टली एक स्टेज बन गया, उसको प्रोटोनिमा स्टेज बोल देते हैं। और वो कैसी होती है, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती है। तो ये चारों वर्ड ही याद होने चाहिए कि बेसिकली जैसे ही स्पोर आया वो गैमीटोफाइट में बनाने वाला था, लेकिन गैमीटोफाइट में भी पहले प्रोटोनिमा बना। कैसे बना कि वो स्पोर कुछ ग्रीन सा स्ट्रक्चर बन गया जो नीचे नीचे ऐसे क्रीप करता हुआ जा रहा था और फिलामेंटस था, ठीक है। फिर आ जाती है लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज जो है वो लेटरल बड से बनती है इसी के, तो इसी के लेटरल बड से क्या बन जाती है, लीफी स्टेज बन जाती है। और ये जो लीफी स्टेज है इस पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर मॉसिस की बात करो तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे लीफी स्टेज ऑफ द गैमीटोफाइट, ठीक है। लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट, स्लेंडर, एक्सिस बेयरिंग, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो लीफी स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक्सिस हैं कुछ जहाँ पे लीव्स आपके अरेंज्ड होते हैं। अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। तो राइजोइड से क्या करते हैं, सॉइल पे अटैच रहते हैं, ये अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन कैसा है मॉसिस का, वेजिटेटिव में। फिर फ्रेगमेंटेशन, ध्यान रखना बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग भी देखी जाती है वेजिटेटिव में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्स ऑर्गन्स वही सेम चीज़, एंथ्रोजॉइड्स, आर्चिगोनियम, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लीफी शूट्स पे, एपेक्स ऑफ मतलब टिप ऑफ लीफी शूट्स पे प्रेजेंट है। फिर स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट होगा, मतलब जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट में। फुट सीटा कैप्सूल, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर कैप्सूल में मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाएगी और स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाएगा, फिर नए गैमेटोफाइट बन जाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, लिवरवॉर्ट्स में मर्शेंटिया, मॉसिस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम और स्फैगनम। तो ये एग्जाम्पल आपको रटने ही पड़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कुछ चीज़ें आपको मैं समझ सकती हूँ, जब मैं आपकी स्टेज में थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई क्यों रटना है इतना सब कुछ, पर कोई बात नहीं ना, एक ही महीने की बात रह गई। अब 1 महीने के लिए तो याद कर सकते हो, 1 महीने के लिए तो रट सकते हो। जो बच्चे जिनका अभी नीट है उनको बोल रही हूँ, तो कम से कम 1 महीने के लिए रट लो ये, उसके बाद चाहे प्लांट वाला सब भूल जाना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मॉसिस कुछ ऐसी हैं जो खाना प्रोवाइड करते हैं, जैसे एल्गी ऐसी थी। फिर एक मॉसिस स्फैगनम, उसके बड़े सारे काम है, जैसे कि वो फ्यूल की तरह काम की जाती है, उसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं, इसीलिए स्फैगनम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना स्फैगनम जो है उसके 2-3 यूजेस हैं। हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है स्फैगनम में, ठीक है। आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज अलॉन्ग द लाइकेंस। तो हम बोलते हैं कि जो ये हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ये भी रॉक्स को डिकम्पोज करने में सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो लाइकन्स के साथ साथ रॉक्स को डिकम्पोज करके सॉइल बनाने के काम आते हैं। ये हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। और क्या होता है इनका फंक्शन ये होता है कि ये एक मैट की तरह बिछ जाते हैं, ठीक है। और मैट की तरह बिछ जाते हैं तो जो रेनफॉल का इम्पैक्ट है उसको कम कर देते हैं और साथ में सॉइल को इरोड होने से भी बचाते हैं। तो ये भी इनका फंक्शन है या ये भी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ हमने ब्रायोफाइट्स पूरा का पूरा खत्म कर लिया। अब हम एक बार डायग्राम फटाफट से देखेंगे। तो ये आपने यहाँ पे किसका देख लिया, लिवरवॉर्ट्स का देख लिया, मर्शेंटिया मैंने आपको बता दिया, मेल फीमेल कैसे याद रखोगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं फ्यूनेरिया का, और ये आपका स्फैगनम है। देखो फ्यूनेरिया में हम लोग देख रहे हैं कैप्सूल है, सीटा है, यहाँ पे लीव्स हैं, ये गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, और राइजोइड्स जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जिससे अटैच होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। राइजोइड्स देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्फैगनम पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी कभी आप ऐसे भी क्वेश्चन देखोगे, आपको इमेज दे देंगे और आपसे इसके फीचर्स पूछ लेंगे कि बताओ कौन ऐसा है जो फ्यूल प्रोड्यूस करने में हेल्प आता है, पैकेजिंग मटेरियल है, ऐसे करके आपको कुछ फीचर्स दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एंथेरिडियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच, इस पर दोनों एक ही पे होती है, ठीक है। तो आर्चिगोनियल भी आपको दिख रही है, एंथेरिडियल ब्रांच भी दिख रही है, अलग अलग ब्रांचेस इसमें होती हैं। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ पे। अब हम शुरू करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में पहले हम जनरल फीचर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर साइकिल क्या रहती है इसकी। देखो अगर आपको लाइफ साइकिल्स थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझना, क्योंकि आप बड़ा कंफ्यूज रहोगे नहीं तो इस चैप्टर में। और जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप एक बार बस इसके बाद बैठ के इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सुन लोगे, मैं आपको बहुत कट टू कट चीज़ें बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब हम आते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में हमें क्या दिखते हैं, हॉर्स टेल्स दिखते हैं, फर्न्स दिखते हैं, ठीक है। और एज ऑर्नामेंटल मेडिसिनल क्या क्या काम होता है इसका, ऑर्नामेंटल काम है, मतलब ब्यूटी एनहांस करने के लिए होते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस होते हैं इसके कुछ, सॉइल बाइंडर्स एंड फर्स्ट टू हैव वैस्कुलर टिश्यू। तो जैसे हमने ब्रायोफाइट का एक डिस्टिंक्ट फीचर पढ़ा था कि ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम का, सिमिलरली जो टेरिडोफाइट्स है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्या है, आपका वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार दिखता है,
ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ पे रहते हैं, मॉइस्ट, डैम, शेडी, समटाइम्स इन सैंडी सॉइल कंडीशन में भी रहते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर, जैसे हमने ब्रायोफाइट के अंदर पढ़ा कि मेन जो प्लांट बॉडी है वो आपकी कैसी होती है भाई, गेमेटोफिटिक होती है, और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पोरोफाइट जो होता है उनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफिटिक वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें डिफरेंशिएटेड होता है। जो लीव्स होती हैं वो माइक्रोफिलस भी हो सकती है, मैक्रोफिलस, यानी कि जो छोटी छोटी होंगी उसको हम माइक्रोफिलस बोलते हैं, जो बड़ी होंगी उसको मैक्रोफिलस। तो पहला सवाल आपका यहीं से बन जाएगा कि जो लीव्स है, या दूसरा सवाल, पहला तो ये आएगा कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, दूसरा सवाल ये बन सकता है कि जो लीव्स है माइक्रोफिलस किस में होती है, तो आप बोलोगे सिलाजिनेला में होती है, मैक्रोफिलस किस में होती है, फर्न में होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है ना उसके अंदर भी ना एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरांजिया, और वो स्पोरोफिली है, मतलब स्पोरोफिल स्पोरांजिया लगभग एक ही बात है, ठीक है। तो इसके अंदर स्पोरांजिया है सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक स्पोरोफिल। सो आप ऐसे समझ लो स्पोरोफिल स्पोरांजिया एक ही तरह का, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग पार्ट की हम बात करते हैं, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। फिर हम बोलते हैं इफ स्पोरोफिल बिकम कॉम्पैक्ट देन स्ट्रोबिलाई कोन इज फॉर्म्ड। अब अगर ये स्पोरोफिल और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए और ज़्यादा चिपक जाए तो कोन जैसा बन जाता है, कोन को या फिर कोन को हम स्ट्रोबिलाई भी बोल देते हैं। और किस में देखा जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलाजिनेला और इक्विसिटम में। और लिटरली मेरे से लिख के ले लो ये सवाल, तुम्हें कितनी बार दिखेगा कि इक्विसिटम में कोन होता है या नहीं होता है, स्ट्रोबिलाई होता है या नहीं होता है। तो 3 सवाल हमने अभी तक देख लिए, एक तो ये कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, दूसरा ये कि लीव्स 2 तरीके के हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, तीसरा ये कि कोन या फिर स्ट्रोबिलाई किस में प्रेजेंट होता है, तो सिलाजिनेला और इक्विसिटम में प्रेजेंट होता है। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन पे, तो इसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, जितना दिया है फटाफट से आप समझ लो। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पोरांजिया जो है वो क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, नाम ही स्पोरांजिया है, नाम से पता चल रहा है स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोरांजिया या स्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, और ये क्या करता है, इसके अंदर मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाते हैं जो कि हेप्लॉयड होते हैं। अब ये जो स्पोर है ये क्या करते हैं, ये प्रोथैलस बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं, और ये प्रोथैलस क्या होता है, गेमीटोफाइट होता है। और ये जो गेमीटोफाइट होता है ना ये इंडिपेंडेंट होता है। आप इसमें पढ़ोगे, आप टेरिडोफाइट में पढ़ोगे कि जो स्पोरोफाइट है और जो गेमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों, कोई किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो प्रोथैलस की हम बात करते हैं, ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टीथैलॉइड गेमीटोफाइट है, और इसको चाहिए होती हैं कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस, इसको कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं। और ये क्या करता है, ये गेमीटोफाइट ही क्या करता है, ये सेक्स ऑर्गन्स बेयर करता है। तो गेमीट से यही मतलब है ना कि गेमीट जो प्रोड्यूस कर पाए, और गेमीट कौन प्रोड्यूस कर पाएगा, गेमीटोफाइट प्रोड्यूस कर पाएगा। और गेमीटोफाइट कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि उसी के पास सेक्स ऑर्गन होंगे हमेशा, ठीक है, स्पोरोफाइट के पास नहीं होंगे, गेमीटोफाइट के पास ही होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन में वही एंथेरिडिया आ गया, आर्चिगोनियम आ गया। एंथेरिडिया के पास क्या है, एंथेरोजॉइड्स उसने प्रोड्यूस कर दिए, वो चले गए भाई हमारे आर्चिगोनियम के पास। सो मेल गैमीट और एग फ्यूज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, और ऑब्वियसली बात है जाइगोट से क्या बनेगा, आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। लेकिन दोनों स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट यहाँ इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे आज से डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछा जाए, आप बोलोगे कि अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो गेमीटोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है या इनकॉन्स्पिशियस होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेन चीज़ है वो स्पोरोफाइट ही है यहाँ पे, ठीक है। अब बोल देते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो सारे स्पोर्ट्स सेम हो, ठीक है, अगर सारे स्पोर्ट्स सेम होंगे तो जितने भी गेमीटोफाइट बनेंगे एक टाइप ऑफ स्पोर से वो सारे सेम बनेंगे। अगर स्पोर ही अलग अलग होंगे, मतलब 2 तरीके के अगर स्पोर है मान लो, तो वो अलग अलग गेमीटोफाइट बनाएंगे। एक टाइप ऑफ स्पोर एक तरीके का बनाएगा गेमीटोफाइट, दूसरे टाइप ऑफ स्पोर दूसरे टाइप का बनाएगा। तो हम बोलते हैं अगर एक तरीके के स्पोर है तो हम बोलेंगे उसको होमोस्पोरस, अगर 2 तरीके के डिफरेंट काइंड के स्पोर है तो हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है नीट में, और पूछेंगे कि बताओ हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है, तो सिलाजिनेला और साल्विनिया है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि अगर हेट्रोस्पोर है तो मतलब 2 तरीके के डिफरेंट काइंड स्पोर्स हैं। 2 तरीके के कौन से स्पोर होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर को हम बोलते हैं फीमेल गेमीटोफाइट, जो फीमेल गेमीटोफाइट बनाए, और माइक्रोस्पोर को बोलते हैं मेल गेमीटोफाइट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोबारा सुनो। होमोस्पोरस का मतलब एक तरीके के स्पोर बने, सारे सेम बने, सारे सेम गेमीटोफाइट बने। हेट्रोस्पोरस का मतलब है 2 तरीके के स्पोर बने, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जिन्होंने फीमेल गेमीटोफाइट को गिव राइज किया, माइक्रोस्पोर जिन्होंने मेल को राइज दिया। हमेशा ध्यान रखना कभी भी मेगा वर्ड आए या मैक्रो वर्ड आए वो हमेशा फीमेल के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मैंने शायद गड़बड़ लिखी हुई है, मेगा और माइक्रो देख लेना एक बार, चेक कर लेना एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट कि कहीं कोई टर्म का फर्क ना हो। अब आ जाते हैं अगर हेट्रोस्पोरस में बात करें। अब आप बोलोगे कि अगर आप बताओ हेट्रोस्पोरस में 2 अलग अलग गेमीटोफाइट बन रहे हैं तो कैसे होता है। तो जो फीमेल गेमीटोफाइट है, फीमेल गेमीटोफाइट में क्या होगा,
वही सेम चीज़ होगी जो हमने ब्रायोफाइट में पढ़ी थी। तो मेल गैमीटोफाइट ने मेल गैमीट रिलीज करवा दिए, वो पानी से आए तैरते तैरते, पानी के थ्रू वो फीमेल गैमीटोफाइट पे आए। अब फीमेल गैमीटोफाइट ने एग बनाया, ठीक है, अब फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। तो अब जाइगोट कहाँ गया बेचारा, वो फीमेल गैमीटोफाइट पे ही रहा। तो जो स्पोरोफाइट है वो फीमेल गैमीटोफाइट पर ही रहता है। किस केस में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। होमोस्पोरस में नहीं है ये चीज़, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। और कहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी, हमने पहले देखी थी ब्रायोफाइट में। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि टेरिडोफाइट में भी तो सेम ही दिख रहा है, टेरिडोफाइट में भी तो डिपेंडेंट दिख रहा है, फिर आप क्यों इंडिपेंडेंट बोल रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ हेट्रोस्पोरस में दिखती है, और यही कंडीशन है जैसे जाइगोट जो होता है उसके अंदर, फिर उसके बाद यंग एम्ब्रियो बन गया। तो ये जो कंडीशन है ना, ये हमें अल्टीमेटली दिखाती है कि कैसे कैसे सीड हैबिट, मतलब सीड के बनने की हैबिट कैसे इवॉल्व हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन का। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर ही ये स्पोरोफाइट जो है वो रिटेन्ड रहता है, और इसीलिए हम बोलते हैं ये सीड हैबिट डेवलप हो रही है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो वहीं पे रह रहा है गैमीटोफाइट के अंदर, ठीक है। जो स्पोरोफाइट के है मतलब उसके अंदर ही रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर सबको। क्लासेस होती हैं अब कुछ टेरिडोफाइट की, उसमें से एक है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। बहुत बार सवाल आएगा, लिटरली बता रही हूँ, बहुत बार सवाल आने वाले हैं यहाँ से। अब तुम्हें इक्विसिटम की जगह स्फेनोप्सिडा बोल देंगे कि बताओ एक ऐसा मेंबर जिसके पास कोन्स है, मतलब बताओ कौन सी क्लास को बिलोंग करता है एक ऐसा मेंबर जिसके पास कोन्स है। तो आपको वहाँ पे एक दे देंगे स्फेनोप्सिडा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्फेनोप्सिडा का ही एग्जाम्पल इक्विसिटम है, ठीक है। साइलोप्सिडा का तो साइलोटम है, ये आपको दिख गया। लाइकोप्सिडा का सिलाजिनिला और लाइकोपोडियम। तो लाइको तो आपको दिख रहा है, सिलाजिनिला याद रखना है। स्फेनोप्सिडा का इक्विसिटम, स्फेनोप्सिडा ही मुश्किल है। टेरोप्सिडा का ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। तो टेरिस वाले तो दो हो गए टेरोप्सिडा के अंदर, और एडियंटम आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आएगा एडियंटम। टेरिस और ड्रायोप्टेरिस नहीं आएगा, एडियंटम आएगा। बताओ किसका मेंबर है, तो टेरोप्सिडा का है। स्फेनोप्सिडा का मेंबर इक्विसिटम जिसके पास कोन्स थे। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, और साइलोप्सिडा का साइलोटम। तो एग्जांपल देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका सिलाजिनेला का डायग्राम है, ये देखो कोन बनी हुई है, स्ट्रोबिलस बनी हुई है, ये इक्विसिटम का डायग्राम है, आपका आ भी सकता है पेपर में, और ये बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो नोड दिख रही है, इंटरनोड दिख रही है, ब्रांच दिख रही है, राइजोम दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आ गया लेबलिंग करना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है ये, तो इसलिए लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे फर्न्स दी हुई है यहाँ पे, और ये आपको दिया हुआ है साल्विनिया का डायग्राम भी बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। और बहुत बार बच्चे ना ये साल्विनिया को स्फैगनम से कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है जो आपको तसल्ली के साथ बैठना पड़ेगा एक दिन, और मतलब रटो इसको अच्छे से, याद करो, और मतलब ना जैसे रटते हो लेकिन स्मार्टली थोड़ा सा, कि जैसे चीज़ों को कंपेयर करो, कि जैसे हमने एल्गी में क्या क्या पढ़ा, फिर हमने ब्रायोफाइट में क्या क्या पढ़ा, फिर टेरिडोफाइट में क्या क्या पढ़ा। ब्रायोफाइट तो टेरिडोफाइट को कंपेयर करो कि अच्छा ब्रायोफाइट में ये चीज़ थी, ये वाली साइकिल थी, टेरिडो में ये था। अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आसान लगेगी। रटना तो पड़ेगा, मैं मानती हूँ, इसमें आपको एग्जाम्पल रटने हैं, डायग्राम में आपको लेबलिंग भी थोड़ी बहुत याद करनी है, बट कोई बात नहीं, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। अब आ जाते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो नेकेड सीड्स की हम बात करते हैं। नेकेड सीड से क्या मतलब है कि ओव्यूल्स तो हैं लेकिन ओवरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो वहाँ ओवरी भी है, ओव्यूल भी है, लेकिन यहाँ जो ओव्यूल है उसके पास कोई भी ओवरी वॉल नहीं है, वो एक्सपोज्ड होते हैं। जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है। तो ओवरी क्या होती है आपकी, कोई ओवरी वॉल नहीं होती है, ओव्यूल्स जो हैं वो आपके एक्सपोज्ड होते हैं। इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या कि बताओ जाइंट रेडवुड ट्री कौन सा है, वन ऑफ द टॉलेस्ट कौन है, सीक्वा के बारे में पूछ लेंगे। रूट्स कैसी होती हैं जिम्नोस्पर्म में, टैप रूट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और पूछ सकते हैं कि बताओ जिम्नोस्पर्म्स में बताओ क्या क्या एसोसिएशन हो सकते हैं। तो माइकोराइजा में आप देखोगे कि पाइनस फंगस के साथ एक एसोसिएशन बना देता है। कोरोलाइड रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइकस के अंदर होती हैं। और मेनली मैं आपको बताऊं जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन पाइनस और साइकस में से आता है मैक्सिमम, आप देख लेना चाहे पाइनस और साइकस का कंपैरिजन आप एक खुद से बनाना, जिसके अंदर पाइनस में क्या क्या चीज़ें हैं, साइकस में क्या क्या है, वो बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी स्टेम कैसी होती है, अब देखो हर जगह आपको पाइनस साइकस अलग मिलेंगे। अनब्रांच्ड साइकस, ब्रांच्ड पाइनस, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि ब्रांच कौन सा, अनब्रांच कौन सा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसकी कोई निमोनिक बना लेना अपने आप से और इसको याद कर लेना। फिर आ जाते हैं लीव्स की। तो साइकस में कैसे लीव है, अब आप कंफ्यूज हो गए, साइकस में थे, पाइनस में थे, ध्यान रखना है। साइकस के अंदर पिन्नेट लीव्स हैं, परसिस्ट फॉर फ्यू आवर्स, विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कॉनिफर्स भी जिम्नोस्पर्म्स के पार्ट होते हैं। तो कॉनिफर्स कैसे होते हैं, उनकी नीडल जैसी लीव्स हैं, और नीडल जैसी हैं तो क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया को कम कर रही है। थिक क्यूटिकल है, हमें पानी को बचाना है, सरफेस एरिया को हम कम कर रहे हैं, तो थिक क्यूटिकल है, और संकन स्टोमेटा, या फिर आप कह दो हाँ वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है या एक्सट्रीम कंडीशन से हमें बचना है।
फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। तो यहाँ पे भी कोन्स आपके बन रहे हैं। सेम ही चीज़ है कि कोन्स जैसी चीज़ें बन रही हैं, जैसे हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा वैसे यहाँ पे भी कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई से क्या बन रहा है, कोन्स बन रहे हैं। थोड़ी सी मेरी एनर्जी शायद कम हो गई है, रात के 2:30 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे ही तुम्हें बता देती हूँ, तुम लोग मेरे से कितनी मेहनत करवाते हो। ये चैप्टर तुम खुद नहीं पढ़ सकते थे, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो प्लीज़ खुद से आप कर लेना। एनिमल किंगडम का मैं देखूँगी, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई और मुझे कल जाना भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई, नहीं तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सा चार्ट भेजूंगी और उसको फिर मैं देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, नहीं तो वो मैं लाइव ही ले लूँगी, ठीक है। चलो, तो स्पोरोफिल्स जो है स्पोरांजिया, स्पोरोफिल से वही स्पोरांजिया चीज़ है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो हमने टेरिडोफाइट में ना सिर्फ होमोस्पोरस पढ़ा था और हेट्रोस्पोरस पढ़ा था, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सारे के सारे ही हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर भी और मेगास्पोर भी, और दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको ये तो पता ही होगा पहले से ही कि स्पोर्स जो हैं अभी तक इतना समझ आ गया होगा कि अब जो स्पोर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड ही बन रहे हैं। माइक्रोस्पोरोफिलस और माइक्रोस्पोरांजिया, ठीक है। अब देखो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स हो गए, एक माइक्रोस्पोरोफिलस या माइक्रोस्पोरांजिया हो गया, एक मेगास्पोरोफिलस और मेगास्पोरांजिया हो गया, ठीक है। और मेगास्पोरोफिलम किसको बोल रहे हैं, फीमेल कोन्स के एसोसिएशन को, जो मेगास्पोर देगा, यानी कि जो फीमेल स्पोर बनाएगा, और जो मेल बनाएगा उसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर। हमेशा ध्यान रखना, मेगा हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। तो मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरांजिया और फीमेल स्ट्रोबिलाई, इनको ही बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल होते हैं इसके अंदर, जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं। उन चार में से पहले तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप नोन एज ओव्यूल। तो बेसिकली ये सीड की बात हो रही है, ये ओव्यूल जो बन रहा है अल्टीमेटली उसकी बात हो रही है। अब क्या हुआ, मियोसिस हुआ मेगास्पोर मदर सेल में और 4 मेगास्पोर बने। अब उन 4 में से कोई एक ऐसा होता है जो कि मल्टी सेलुलर फीमेल गेमिटोफाइट बनाता है। तो अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पोर है, मियोसिस हुई, स्पोर बने, स्पोर जाके क्या बना रहे हैं, गेमिटोफाइट। तो जो ऐसे स्पोर होंगे फीमेल वाले, वो फीमेल गेमिटोफाइट बना रहे होंगे, जो मेल होंगे वो मेल गेमिटोफाइट बना रहे होंगे। कैसे बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक बार जब हमने मेगास्पोर मदर सेल में क्या करवाया, मियोसिस करवाई, तो 4 मेगास्पोर मिले। उन 4 में से कोई एक ऐसा होता है जो गेमिटोफाइट बना देता है, ठीक है। और उसी गेमिटोफाइट के ऊपर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली फीमेल गेमिटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल पे मेल होगा। तो फीमेल पे 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया होते हैं या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये कहाँ पे रहते हैं, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरांजिया पे, तो वो भी माइक्रोस्पोर देते हैं। माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं, वो अल्टीमेटली रिड्यूस होकर क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन बन जाते हैं। तो अब हम जैसे जैसे प्लांट की तरफ, यानी कि जब हम तब एंजियोस्पर्म की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म में चीज़ें होती हैं, पोलन ग्रेन होता है, फिर हम उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ पे आता है पोलन ग्रेन, वैसा वैसा ही होने लग गया है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन रिड्यूस होकर बन गया उन्हीं माइक्रोस्पोर से, और मेगास्पोर से क्या बन गया, आर्चिगोनिया बन गया या फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया। अब आ जाते हैं हुआ क्या, तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं आपके स्पोरोफाइट पे। तो अब जो हाथ में आ गई बात, वो स्पोरोफाइट की आ गई। अब देखो ध्यान कैसे रखोगे, अगर आप बात करो ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था कि गेमेटोफाइट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फिर आ गए टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हमने बोला कि दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है या स्पोरोफाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। फिर हम आ गए जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा कि जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप देखो ब्रायोफाइट के अंदर क्या था, स्पोरोफाइट वॉज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स में दोनों बराबर थे। फिर हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया, उल्टा हो गया कहानी, कि गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एडवांस जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे हो रहा है। तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, तो जो माइक्रोस्पोरांजियम है उसने पोलन ग्रेन रिलीज किए होंगे, तो उसने एयर करंट्स के थ्रू पोलन ग्रेन भेज दिए। कहाँ भेजे, ओव्यूल की ओपनिंग पे या मेगास्पोरोफिल की ओपनिंग पे। तो मेगास्पोरोफिल ही ओव्यूल है, ठीक है, मेगास्पोरोफिल या ओव्यूल की ओपनिंग पे भेज दिए। वहाँ पे क्या हुआ, अंदर गए पोलन ग्रेन और फ्यूजन हुआ, और वहाँ से क्या बन गए, सीड्स बन गए जो कि अनकवर्ड थे। तो इसीलिए हम इसको जिम्नोस्पर्म नाम दे देते हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं जिम्नोस्पर्म के, ये साइकस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पाइनस दिया हुआ है, ये आपको जिंको दिया हुआ है। तो जिंको में 2-4 ले लेंगे, ड्वार्फ शूट, लॉन्ग शूट, सीड्स की, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स में आज सच कुछ है नहीं, आप एक बार रीडिंग मार लेना, मैं एंजियोस्पर्म्स की पढ़ा नहीं रही हूँ पूरा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही पेज है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग कर लेंगे। तो ये
मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, आप एक बार रीडिंग कर लेना, बहुत आसान है, ये मैं स्किप कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल की तरफ। तो प्लांट लाइफ साइकिल में देखो क्या क्या हो सकता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉन्टिक टाइम जो है, ये हैप्लॉन्टिक जो फेज है वो ज़्यादा है। डिप्लॉन्टिक का मतलब डिप्लॉन्टिक ज़्यादा है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ऑलमोस्ट बराबर है। तो जैसे आप डायग्राम भी देखो हैप्लॉन्टिक फेज कितना है यहाँ पे, ये सारा का सारा आपका हैप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉन्टिक ज़्यादा है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। ठीक है, चलो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। पहले तो यही यहाँ पे बात की गई है कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड बॉडी। ठीक है, हैप्लॉइड जो है वो गैमीटोफाइट, मेनली हैप्लॉइड जो बात करते हैं वो गैमीटोफाइट की करते हैं, डिप्लॉइड जो वो जाइगोट या स्पोरोफाइट की करते हैं। और जो भी स्पोर्स हम पढ़ते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही हम पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कभी भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी वहाँ पे गैमीटोफाइट वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो सारी की सारी हैप्लॉइड है। तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है और सारे का सारा हैप्लॉइड हो जाता है। और गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और वो फोटोसिंथेटिक है। ये हमें यूजुअली दिखेगा ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, ये हमें दिखेगा ग्रीन एल्गी के अंदर, जैसे वॉल्वॉक्स, पायरोगैरा और सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है। तो स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट क्या है, जब हायर प्लांट्स है, जैसे जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में हायर है, ये हायर प्लांट्स है। यहाँ पे हमने हमेशा देखा है कि गैमीटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है, तो ये आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दिखेगा। ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस में भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ब्राउन एल्गी का मेंबर है। अब आप बोलोगे भाई ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्यों नहीं है, उसमें भी तो कुछ ऐसा ही दिखता है। तो वो आपके आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, क्योंकि इनके अंदर दोनों फेजेस होते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर फेजेस दोनों है, लेकिन दोनों के अंदर वेरी करता है कि डोमिनेंट फेज कौन सा होता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज कौन सा है आपका, गैमीटोफाइट होता है। ठीक है, और ये गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के साथ ऑल्टरनेट करता रहता है, कभी स्पेरोफाइट बनता है, फिर गैमीटो फिर स्पोरो, यही होता रहता है। तो टोटली जो स्पोरोफाइट है दैट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ये हमने पढ़ा था। और किस लिए होता है, फॉर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए होता है। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में हमने बोला था ऑलमोस्ट इक्वल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टेरोफाइट्स में डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी ऑल्टर विद द गैमेटोफाइट। तो बेसिकली बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट की बॉडी है वो गैमेटोफाइट के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन हम इसमें इन केसेस में हम इनको हैप्लॉन्टिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का काफ़ी हद तक एक इक्वल रोल ही रहता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को हैप्लोडिप्लॉन्टिक में डालते हैं। डिप्लॉन्टिक के अंदर हम लोग डालते हैं क्या, अपने हायर प्लांट्स को, और हैप्लॉन्टिक के अंदर हम लोग एल्गी डालते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि एल्गी के अंदर आप देखोगे तो आपको सभी मिल रहा है एक तरह से। तो एल्गी के अंदर वैसे तो हैप्लॉन्टिक होता है, जैसे ग्रीन एल्गी हमने हैप्लॉन्टिक पढ़ा, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक दिखेगा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्स में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी दिखता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आने वाला है, यहीं से आने वाला है, क्योंकि आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए। तो फ्यूकस डिप्लॉन्टिक ध्यान रखना, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्स आप ध्यान रखना हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। एंजियोस्पर्म्स मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा आप कर लेना खुद, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। आपने रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं हम। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगे, और ये रिकॉर्डेड सेशन था। आई एम सॉरी कि मैं लाइव नहीं ले पाई इस सेशन को, बट मैं कोशिश करूँगी आगे आने वाले सेशंस आपके लाइव रखूँ, और मैं जितना जल्दी हो पाएगा यार अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करवाना खुद भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो अच्छे से, फिर तुम आराम से उसको रिव्यू कर पाओ और चीज़ों को देख पाओ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 5 से 10 दिन में मैं जितने चैप्टर हो सकते हैं रेगुलरली आपके सारे कंप्लीट करवा दूँ। तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लीज़ कर लेना। ठीक है, ये मैं आप पे रिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल रटने वाला है। मैं इसमें क्या आपको समझाऊंगी, प्लांट किंगडम में फिर भी मैं समझ में आता है मुझे कि बहुत सारी साइकिल्स हैं जो आपको नहीं समझ आती है एनसीईआरटी में, पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अच्छे से पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लीज़ आप कर लेना। एनिमल किंगडम का एक चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू पे भेज दूंगी अभी, तो वो भी आप देख लेना, वहाँ से आपका एनिमल किंगडम हो जाएगा। प्लांट किंगडम मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर आप फिर भी बोलोगे कि एनिमल किंगडम भी करवा दो तो फिर मैं ट्राई करूँगी वो भी मैं आपको करवा पाऊँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो चैप्टर जो आप खुद कर पाओ वो मैं आपको ना कराऊं, और उसकी बजाय मैं जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं वो पहले करा दूं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ चैप्टर आप खुद से कर लो। ठीक है, और मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं भी एक लिमिटेड सेट ऑफ टाइम ही दे पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन यहाँ पे दे सकती हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई भी बैलेंस करनी है ना। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो
तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और होपफुली जब ये वीडियो मैं प्रीमियर करूँगी या फिर ये डालूँगी तो हो सकता है तब तक हमारे 100 के ऑलरेडी हो चुके हों, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत पास हैं, और वो आप सबकी सपोर्ट और आप सबके प्यार की वजह से हुआ है। तो उसके लिए भी मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, और आपके लिए और कमाल का कंटेंट मैं लेकर आती रहूँगी। सी यू गाइज, गुड नाइट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मैं फटाफट से लाइव सेशन 1-2 दिन में आपका वापस से शुरू कर दूँगी।